और साथियों, एक बात तो तय है कि बहुजन समाज के किसी दबे कुचले व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, निम्न वर्ग से आने वाले व्यक्ति के लिए कभी ये लोग कोई आंदोलन नहीं करते हैं। डॉक्टर रितु, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतनलाल जी, या राजेंद्रपाल गौतम जी, महमूद प्राचा जी, जितने भी आप बड़े बड़े नाम जानते हैं, कभी भी ये लोग जो है आम आदमी की आवाज़ नहीं उठाते हैं। आम आदमी के लिए कभी आंदोलन नहीं करते। आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं, जरूर उठाते हैं, लेकिन जब उठाते हैं जब वो मर जाता है। जितेंद्र मेघवाल की आवाज़ उसके मरने के बाद, इंद्र कुमार मेघवाल की आवाज़ उसके मरने के बाद, मनीषा वाल्मीकि उसके मरने के आवाज़ हुई। आंदोलन बहुत गूंजा, बहुत बड़ा हुआ। अगर इतनी ही सामाजिकता है और सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नीलम बौद्ध के ऊपर 3 बार महत्वपूर्ण मामलों में इन लोगों ने उस मामले को रिपोर्टिंग करने की जहमत तो उठाई, लेकिन उसमें नीलम बौद्ध का नाम क्यों नहीं लिया? और इससे ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या ये लोग ईमानदार हैं? क्या इन्हें कहा जा सकता है कि वास्तव में समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या नीलम बौद्ध समाज की बहन बेटी नहीं है? साथियों, ये जरूर आवाज उठाते अगर नीलम बौद्ध का वहां पर एनकाउंटर हो जाता, नीलम बौद्ध मौत के मुंह में चली जाती, तो ये फिर नीलम बौद्ध की लाश को सामने रखकर, रोडों पे रखकर बहुत बड़ा आंदोलन करते। इतना बड़ा आंदोलन करते और लोगों को बताते कि देखो सत्ता के अभाव में हम लोग जो है कैसे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। लेकिन वही नीलम बौद्ध क्योंकि जिंदा है, अगर नीलम बौद्ध की आवाज उठाई गई, इन्होंने जिक्र भी कर दिया, तो सत्ता की लड़ाई तो हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि नीलम बौद्ध के हाथ में सत्ता चली जाए। बाबा साहब जब 1954 में रंगून में बुद्धिस्ट काउंसिल में भारत को बौद्ध में बनाने का एक ब्लूप्रिंट जो है पेश कर रहे हैं, तो उनकी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि भारत को बौद्ध में किया जाए। तो रितु, जो कि अपने आप को सिखनी कहती हैं, तो क्या डॉक्टर रितु के कंधों पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो बाबा साहेब का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाएं, और न केवल अपनाएं, उसका अच्छा अध्ययन करें और सिखों में जाकर उसका प्रचार प्रसार करें? इसी प्रकार से महमूद पारसा जी के कंधों पर क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बौद्ध धर्म को अपनाएं, बौद्ध धर्म का अध्ययन करें और जाकर मुसलमानों को समझाएं कि इस देश का मुसलमान मूलतः मुसलमान नहीं था, वह बौद्ध था। जब अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति तालिबान ने अभी तोड़ी, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान सभी मुस्लिम देश हैं, वहां पर भगवान बुद्ध की इतनी विशालकाय मूर्ति वहां पर तालिबान ने तोड़ी है। वो मूर्ति बनाई किसने? क्या मुसलमानों ने मूर्ति बनाई? क्योंकि मुसलमान तो बुत परस्ती के खिलाफ है, वो तो मूर्तियों का भंजक है, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला है। मूर्तियां बनाएगा कैसे? वो भगवान बुद्ध की मूर्ति। तो अभी चाहता हूं कि ये सारे लोग, यदि इनको नहीं पता है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, डॉक्टरेट की हुई है, इनका अपना अहम भी इनके पास है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, किताबें लिखने वाले लोग हैं। ये अहम इनके पास है कि इनको कोई बुद्धि नहीं दे सकता, बल्कि ये दूसरों को बुद्धि दे सकते हैं। मैं अपने अहम को त्याग कर मैं इनसे आह्वान करता हूं कि आइए मेरे साथ, मैं बनाता हूं एक संघ, और मात्र 2 या 3 साल का टाइम पीरियड रखते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। आइए करके दिखाते हैं पूर्ण सत्ता जो है कैसे प्राप्त की जाती है। फिर आपकी कभी कभार आवाज़ उठाया करेंगे, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आवाज़ उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की सहानुभूति लेनी है, क्योंकि आप लोगों का वोट चाहिए उनको। और अखिलेश यादव जी उनको मना नहीं करते कि आप जो है हिंदू धर्म पर प्रहार मत कीजिए, बल्कि और कहते हैं कि आप हिंदू धर्म पर बोलिए, कटाक्ष करिए। एक नेता छोड़ रखा है समाज के बीच में कि जाओ इनके लिए ऐसे ऐसे बोलो, ताकि ये लोग जो है गुमराह होकर आपके पीछे आ जाएं। भी नहीं है, कोई ईवीएम के लिए खिलाफ लड़ रहा है, कोई दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल के खिलाफ लड़ रहा है। इन सब की लड़ाई सत्ता की नहीं है, सत्ता के अंश की है, और सत्ता के अंश से सत्ता नहीं आती है। सत्ता का अंश यानी कि विधायक और सांसद बनने की लड़ाई है। जैसे ही जहां से भी इनको ऑफर मिलेगा
वहाँ से वो सांसद बनेंगे, वहाँ से वो नीलम बौद्ध की आवाज़ बहुजन मीडिया ने उठाई होती अगर वे पत्रकार ना होती तो। उनकी गरीबी उनके आड़े आ गई, क्योंकि मजबूरी में उनको जो है अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आना पड़ा। उससे पहले वो बहुजन नेता के रूप में जानी जाती थी और लगातार जो है तमाम मंचों से बहुजन समाज की आवाज़ उठाती रही हैं। एक बहुजन नेता, एक पत्रकार, एक सामाजिक कार्यकर्ता, अंधविश्वास पाखंडवाद पर प्रहार करने वाली एक महिला, ये सब उनके विशेषण हैं जिनसे उनको जाना जाता है। लेकिन जैसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा तो जो बड़े बड़े चैनल जो अब तक उनका इंटरव्यू लिया करते थे, उनकी वीडियोज़ को उनके फेसबुक से चुराकर अपने चैनलों पर लगाकर रेवेन्यू कमाया करते थे, जिसमें कि बहुजन टीवी, दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, शंभू सिंह जी, ये लोग शामिल। सभी लोगों से पूछा कि बहुजन समाज की बहन बेटी नीलम बौद्ध 22 दिन तक गोरखपुर जेल में बंद थी, तो क्या यह खबर बहुजन मीडिया के लिए एक खबर नहीं थी? अगर बहुजन मीडिया नीलम बौद्ध के जेल जाने की खबर को नहीं दिखाएगी तो यह खबर दिखाने का काम कौन करेगा? क्या गोदी मीडिया ये काम करेगा? आकर आपसे चीत्कार किया, चिल्लाई, चीखी, रोई, पीटी। लेकिन नीलम बौद्ध की आवाज़ उठाने का काम इन लोगों को अपने मंचों से करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि लोग मंच नहीं लगाते। 136-37 दिन तक तो ये आंदोलन चल रहा है, रोज़ वहाँ पर माइक में आवाज़ लगाई जाती है, बहुत दहाड़ा जाता है, सब कुछ किया जाता है। जंतर मंतर पर बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे संगठनों ने किए, लेकिन कोई संगठन जो है इस तरफ ध्यान नहीं देता। और बहुजन मीडिया भी, क्योंकि नीलम बौद्ध जी खुद पत्रकार हैं, इसलिए जो है ईर्ष्या का इतना भाव शायद ही मैंने कहीं देखा हो। इतनी भारी ईर्ष्या कि नाम तक जुबान पर आने से ऐसा लगता है जैसे इनकी जुबान जल जाएगी। अगर डॉक्टर रितु अभी भी ये कहती हैं कि मैं ये समाज के लिए रोई, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या की तब किसी ने उनका वीडियो देखा रोते हुए कि वो उसकी मौत पर रोई हों? जब इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, किसी ने उनका वीडियो देखा कि डॉक्टर रितु रो रही हों, चिल्ला रही हों, चीत्कार कर रही हों? जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई तब कोई ऐसा वीडियो आपने देखा? मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ तब ऐसा वीडियो देखा? दिल्ली कैंट का मामला हुआ तब कोई ऐसा वीडियो देखा? हर रोज़ हजारों की संख्या में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या डॉक्टर रितु का कोई ऐसा आपने वीडियो देखा? जय भीम, नमो बुद्धाथियों। साथियों, प्रोफेसर डॉक्टर रितु का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली विश्वविद्यालय में धारा 144 लगाकर दिल्ली पुलिस ने उनके आंदोलन को उखाड़ने का फैसला किया और वहाँ से उनका सारा जो तंबू और बम्बू था सब कुछ उखाड़ फेंका और उसके बाद वहाँ पर जो है पानी भर दिया। तो साथियों, इसके बाद डॉक्टर रितु बुराड़ी थाने में उनको ले जाया गया। वहाँ पर लगभग आधी रात तक जो है वहाँ पर वे जो पुलिस की तानाशाही थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहीं। उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पारचा जी भी थे, अन्य वकील साथी भी थे। और जैसे ही हमें पता लगा तो हम भी वहाँ पर डॉक्टर रितु का साथ देने के लिए पहुँचे और जो भी हर संभव सहायता हम कर सकते थे हमने भी करने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, मैं पहले से ही कुछ मुद्दे उठाता रहा हूँ और जब मैं कोई बात कहता हूँ तो उस बात को बहुजन समाज के लोग जो कि हिंदू संस्कृति का शिकार हैं और हिंदू संस्कृति में उन्हें अंधभक्ति, अंधश्रद्धा ये सब सिखाया जाता है, या कहें कि मन मस्तिष्क पर हजारों वर्ष से उनके भीतर अंधश्रद्धा और अंधभक्ति के बीज रोपित हैं।
तो इसी प्रकार से हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही समाज में कोई व्यक्ति, उन्हें लगता है कि जय भीम बोलने लगा है, बाबा साहेब का नाम लेने लगा है, बाबा साहेब की विचारधारा की बात करने लगा है, तो वे उसकी तरफ ऐसा ही अनुसरण करते हैं जैसे कि हिंदू धर्म में बाबाओं का अनुसरण उनके अंधभक्त करते हैं, अंधश्रद्धालु लोग करते हैं। और जब जब मैंने ये अंधश्रद्धा, अंधभक्ति का जो आवरण है उनके दृष्टिपटल से हटाने का कार्य करने का प्रयास किया, तब तब जो है मुझे समाज के आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। सबसे पहले तो मैं जो ये दृष्टि पर पड़े आवरणों को हटाने का जो काम करता हूँ, उनका उद्देश्य क्या है? क्या मेरा उद्देश्य है बहुजन समाज का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे लोगों की आलोचना करना है या उन्हें दृष्टि प्रदान करना है? तो इसी बात पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर रितु महमूद पारचा जी या डॉक्टर रतनलाल जी या लक्ष्मण यादव जी, तमाम जो बहुजन समाज का नेतृत्व करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी नाराज़गी इनसे बहुत बड़ी है, और वो नाराज़गी है कि ये लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग से आने का जो महत्वपूर्ण कर्तव्य इन्हें निभाना चाहिए वो है बहुजन समाज के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिससे कि बहुजन समाज की समस्याओं का, बहुजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का जैसे ही उसके सामने समस्या खड़ी हो तुरंत उसका समाधान हो जाए। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना मेरी उनसे ये अपेक्षा है। अब मेरी अपेक्षाएं और इनकी कार्यशैली, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो डॉक्टर रितु, उनको आपने जो है रोते हुए देखा होगा, उनका रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वे लगातार अपने मन से कहती रही हैं कि ये मैं समाज के लिए आंदोलन कर रही हूँ, अपने लिए आंदोलन नहीं कर रही हूँ। मैं आलोचना कर रहा हूँ और आलोचना करने का मकसद केवल और केवल डॉक्टर रितु को वो दृष्टि प्रदान करना है जिससे कि जो आवरण उनकी दृष्टि पर पड़े हैं वो हट जाएं और सच्चाई का साक्षात्कार कर सकें और समाज के लिए एक सच्चे हृदय से काम कर सकें, ताकि समाज को उनके द्वारा किए गए कार्य से लाभ मिल सके। तो जब डॉक्टर रितु ये कहती हैं कि मैं ये सब समाज के लिए कर रही हूँ, ये सामाजिक आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, मेरा अपना कुछ इसमें लाभ नहीं है, और हमने जो है उनके कई वीडियो रोते हुए देखे, चिल्लाते हुए देखे, चीत्कार करते हुए देखे। अब मेरा एक प्रश्न है कि आप कब चीत्कार करते हैं, कब रोते हैं? जब आपको कष्ट होता है तब तो आप हर बार रोए होंगे, हर बार चीत्कार किया होगा। लेकिन कभी किसी दूसरे को अगर कष्ट हुआ हो, आपने संवेदना जरूर प्रकट कर दी होगी, लेकिन रोए नहीं होंगे। अगर रोने वाले लोगों की मैं बात करूं तो वो महापुरुष थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो समाज के लिए रोए थे। मान्यवर साहब कांसीराम जी थे, वो समाज के लिए रोए थे। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है वो समाज के दुख दर्द पर रोता है और उसके बाद अपना सुख चैन भूलकर उस समाज की पीड़ा का अंत करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करने में लग जाता है। अगर डॉक्टर रितु अभी भी ये कहती हैं कि मैं ये समाज के लिए रोई, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या की तब किसी ने उनका वीडियो देखा रोते हुए कि वो उसकी मौत पर रोई हों? जब इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, किसी ने उनका वीडियो देखा कि डॉक्टर रितु रो रही हों, चिल्ला रही हों, चीत्कार कर रही हों? जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई तब कोई ऐसा वीडियो आपने देखा? मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ तब ऐसा वीडियो देखा? दिल्ली कैंट का मामला हुआ तब कोई ऐसा वीडियो देखा? हर रोज़ हजारों की संख्या में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या डॉक्टर रितु का कोई ऐसा आपने वीडियो देखा? नहीं देखा, क्योंकि कारण स्पष्ट है, ये मानव व्यवहार है, मानव स्वभाव है
कि स्वभाव से व्यक्ति जो है अपने लिए रोता है, अपने लिए पीटता है, अपने लिए चीत्कार करता है, चिल्लाता है, सब कुछ करता है। और जग जाहिर है कि डॉक्टर रितु की जब नौकरी का मामला आया तब उन्होंने जो है अपनी नौकरी का मुद्दा, जो भी उनके साथ घटना घटी, उनके साथ जातीय भेदभाव हुआ, उन्होंने जो एफआईआर लिखाई उसमें जो है प्रिंसिपल अरेस्ट नहीं हुई, ये सब तमाम जो बातें हैं, तमाम जो घटनाक्रम है, ये उनसे जुड़े हुए मामले हैं जिनके लिए वो वहाँ धरना स्थल पर बैठ गई और 136-37 दिन तक लगातार बैठी। 136-37 दिन इनकी बहुत भारी कीमत होती है एक विद्वान व्यक्ति के लिए, एक जागृत व्यक्ति के लिए, यदि वास्तव में वो समाज के लिए काम करना चाहता है तो। नीलम बौद्ध के ऊपर कई बार ऐसे हमले हुए, कई बार ऐसी घटनाएं घटी। बहुजन समाज के लोगों को तो उनकी जानकारी भी बहुत कम हो पाती है। और अगर नीलम बौद्ध उन पर चीत्कार करती, उन पर रोती पीटती, अपने लिए न्याय की गुहार लगाती, अपने लिए न्याय के लिए आंदोलन करने बैठ जाती, अपने लिए कोर्ट में केस फाइल करती और वहाँ पर तारीखें भुगतने का काम करती, तो क्या वो जो काम कर रही हैं समाज के लिए, क्या वो काम कर पाती? हमारे महापुरुषों के ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार हुए। परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो उदाहरण है, उनसे ज़्यादा अधिक अत्याचार शायद ही किसी पर हुए हों। पूरी जिंदगी, उनकी जिंदगी जातीय अपमान, निंदा, आलोचना, अनदेखी, इसका उदाहरण है। बहुत बड़े पैमाने पर उनकी अवहेलना की गई, उनकी आलोचना की गई, उनकी निंदा की गई, उनका अपमान किया गया, अपने ही समाज के द्वारा अपमान सहन करना पड़ा, अपने ही समाज के द्वारा हार सहन करनी पड़ी, लेकिन कभी भी अपने लिए उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं कराया, कभी भी अपने लिए कोई आंदोलन नहीं किया। महमूद प्राचा जी से जब उस रात को मैं बात कर रहा था तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि डॉक्टर रितु का जो मामला है, धरना प्रदर्शन पर बैठने से पहले क्या आपने जो डॉक्टर सविता जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जो आप उसके अरेस्टिंग की मांग कर रहे हैं, उसके लिए न्याय की शरण ली, कोर्ट गए क्या? यदि आपके किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको सीधे अप्रोच करने के लिए इजाज़त देते हैं, संविधान में आपके लिए प्रावधान है। क्या आपने कुछ इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया? तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सिटिंग जज सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो मैंने उनसे जो है फिर से वही पूछा कि जो 5 सिटिंग जज जो बयान दे रहे हैं वो तो बात ठीक है, वो उनकी पीड़ा है, क्योंकि जो उनका काम है उसमें सरकार के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें न्याय चाहिए तो पहला जो विकल्प है वो तो कोर्ट ही है। कोर्ट से या तो आपको न्याय नहीं मिल पाता या न्याय मिलने में देरी हो रही है। तो दोनों ही मामले जो है संविधान के विरुद्ध जाते हैं, कानून के विरुद्ध जाते हैं, कानून की जो मर्यादा है उसके विरुद्ध जाते हैं। तब आप जो है कोई आंदोलन करते हैं तो समझ में आता है कि अब आपके पास कोई हथियार नहीं है। जब आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक जो है आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपके जो राइट टू लाइफ है उसकी अवहेलना कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी अवहेलना कर दी, क्योंकि उसके बाद तो कोई कोर्ट नहीं है। फिर वास्तव में जनता की अदालत रह जाती है, फिर वास्तव में आपके पास जो है धरना प्रदर्शन का मामला रह जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह कहना कि केवल 20% न्याय हम कोर्ट से लेंगे, बाकी 80% न्याय हम सड़कों से लेंगे, ये बात समझ में नहीं आती। हर रोज जो पुलिस अधिकारी हैं वो आम जनता को न्याय से वंचित करने का काम करते हैं। जब भी आम जनता उनके पास शिकायत लिखाने जाती है, एफआईआर दर्ज कराने जाती है, तो उनकी एफआईआर नहीं लिखते। और सबसे पहले जो अन्याय होता है वो पुलिस के द्वारा ही होता है। उसके बाद जब पुलिस कोई एफआईआर लिख भी देती है
और सामने जो अपराधी लोग हैं उनसे उसकी सेटिंग हो जाए, तो पैसे लेकर इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल ही बर्बाद कर देती है। और अक्सर हमने कोर्ट में जजेस को यह कहते हुए सुना है कि लैक ऑफ एविडेंस के कारण, यानी कि प्रमाण के अभाव में, सबूतों के अभाव में दोषी को बरी किया जाता है। तो जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें तो दोष हैं, और उस दोष को पूरा करने का काम जो है, जो कोर्ट्स हैं और जो सरकार है उसका है। और वो अगर ये काम नहीं करती है तो इसके लिए एक आंदोलन किया जाना चाहिए, आम जनता के लिए एक आंदोलन किया जाना चाहिए। लेकिन महमूद प्राचा जी के पास पता नहीं कितने सारे केस आए होंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, उम्र दराज हैं, पहला केस नहीं है। बताइए कितने केसों में उन्होंने जो है जन आंदोलन बनाकर उनकी लड़ाई की। और साथियों एक बात तो तय है कि बहुजन समाज के किसी दबे कुचले व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, निम्न वर्ग से आने वाले व्यक्ति के लिए कभी ये लोग कोई आंदोलन नहीं करते हैं। डॉक्टर रितु, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतनलाल जी या राजेंद्रपाल गौतम जी, महमूद प्राचा जी, जितने भी आप बड़े बड़े नाम जानते हैं, कभी भी ये लोग जो है आम आदमी की आवाज़ नहीं उठाते हैं, आम आदमी के लिए कभी आंदोलन नहीं करते। आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं, जरूर उठाते हैं, लेकिन जब उठाते हैं जब वो मर जाता है। जितेंद्र मेघवाल की आवाज़ उसके मरने के बाद, इंद्र कुमार मेघवाल की आवाज़ उसके मरने के बाद, मनीषा वाल्मीकि उसके मरने के आवाज़ हुई, आंदोलन बहुत गूंजा, बहुत बड़ा हुआ। अगर इतनी ही सामाजिकता है और सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नीलम बौद्ध के ऊपर 3 बार महत्वपूर्ण मामलों में हमला हुआ। और जो सेक्टर 7 रोहिणी नाहरपुर केस में जो हमला हुआ था, जहाँ पर कि उनको हज़ारों का नुकसान हुआ, उनका मोबाइल छीन लिया, उनके जितने इक्विपमेंट्स थे वो बैग में थे, पैसे थे बैग में, वो सब छीन कर ले गए पुलिस वाले। उसका केस तो अभी भी पेंडिंग है, जिसमें कि अपीयर होना उनके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि समय नहीं होता है। और इस केस के बारे में शायद ही आप लोग जानते हो। क्या नीलम बौद्ध ने आकर आपसे चीत्कार किया, चिल्लाई, चीखी, रोई, पीटी? लेकिन नीलम बौद्ध की आवाज़ उठाने का काम इन लोगों को अपने मंचों से करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि लोग मंच नहीं लगाते। 136-37 दिन तक तो ये आंदोलन चल रहा है, रोज़ वहाँ पर माइक में आवाज़ लगाई जाती है, बहुत दहाड़ा जाता है, सब कुछ किया जाता है। जंतर मंतर पर बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे संगठनों ने किए, लेकिन कोई संगठन जो है इस तरफ ध्यान नहीं देता। और बहुजन मीडिया भी, क्योंकि नीलम बौद्ध जी खुद पत्रकार हैं, इसलिए जो है ईर्ष्या का इतना भाव शायद ही मैंने कहीं देखा हो। इतनी भारी ईर्ष्या कि नाम तक जुबान पर आने से ऐसा लगता है जैसे इनकी जुबान जल जाएगी। अभी नीलम बौद्ध जी 22 दिन तक गोरखपुर जेल में रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार का अत्याचार सहन करना पड़ा, झूठा मुकदमा लगाया गया, और ये खबर जो है इन सभी लोगों तक पहुंची। साथियों, नीरज पटेल, डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, नवीन जी, आर्टिकल 19 वाले, इन्होंने उस आंदोलन पर, जिस आंदोलन में भाग लेने के लिए नीलम बौद्ध जी गई थीं और जहां से झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उस पर उन्होंने वीडियो बनाए, रिपोर्टिंग की। लेकिन इन लोगों ने नीलम बौद्ध का उसमें जिक्र तक नहीं किया, नाम तक नहीं लिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने उस मामले को रिपोर्टिंग करने की जहमत तो उठाई, लेकिन उसमें नीलम बौद्ध का नाम क्यों नहीं लिया, और इससे ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या ये लोग ईमानदार हैं? क्या इन्हें कहा जा सकता है कि ये वास्तव में समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या नीलम बौद्ध समाज की बहन बेटी नहीं है? साथियों, ये जरूर आवाज़ उठाते अगर नीलम बौद्ध का वहाँ पर एनकाउंटर हो जाता, नीलम बौद्ध मौत के मुंह में चली जाती, तो ये फिर नीलम बौद्ध की लाश को सामने रखकर, रोडों पे रखकर बहुत बड़ा आंदोलन करते।
इतना बड़ा आंदोलन करते, इतना बड़ा आंदोलन करते और लोगों को बताते कि देखो सत्ता के अभाव में हम लोग जो है कैसे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। लेकिन वही नीलम बौद्ध क्योंकि जिंदा है, अगर नीलम बौद्ध की आवाज उठाई गई, इन्होंने जिक्र भी कर दिया, तो सत्ता की लड़ाई तो हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि नीलम बौद्ध के हाथ में सत्ता चली जाए, नीलम बौद्ध सत्ता का हिस्सा बन जाए। साथियों, इन लोगों के अलावा जो बहुजन मीडिया है, जो बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नाम जो हैं, एक भी पत्रकार ने नीलम बौद्ध के इस मामले की रिपोर्टिंग नहीं की। और इतना ही नहीं, चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि इन लोगों को मालूम नहीं पड़ पाया। जब नीलम बौद्ध 2 नवंबर को जेल से छूटी और उसके बाद दिल्ली में सुमित चौहान जी के द्वारा बहुजन यूट्यूबर्स की एक यूट्यूब मीट आयोजित की गई, उसमें लगभग 130 चैनलों ने भाग लिया, बहुजन पत्रकारों ने भाग लिया। और वहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, नवीन जी आर्टिकल 19 वाले, प्रोफेसर रतनलाल जी, डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी, शंभू जी और तमाम वो बड़े बड़े चेहरे जो समाज में पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, वहाँ उपस्थित हुए। और उनके बीच में नीलम बौद्ध जी ने उनको यह जानकारी दी और उनसे पूछा, सभी लोगों से पूछा कि बहुजन समाज की बहन बेटी नीलम बौद्ध 22 दिन तक गोरखपुर जेल में बंद थी, तो क्या यह खबर बहुजन मीडिया के लिए एक खबर नहीं थी? अगर बहुजन मीडिया नीलम बौद्ध के जेल जाने की खबर को नहीं दिखाएगी, तो यह खबर दिखाने का काम कौन करेगा? क्या गोदी मीडिया ये काम करेगी? फिर नीलम बौद्ध जी को जब समाज के लिए काम कर रही हैं और समाज उनकी, जब वो जेल जा रही हैं तो उनकी आवाज़ नहीं उठा रहा है, उनके लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, उनकी रिहाई के लिए कोई मांग नहीं कर रहा है, धमकी आए तो उससे डर जाना चाहिए। साथियों, नीलम बौद्ध लगातार खतरों से खेलते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लगातार बहुजन समाज के लिए काम करती हैं। और वो काम करती हैं जिससे कि निरंतर लगातार दुश्मन पैदा होते हैं। लेकिन उनको एक चीज़ नहीं आती है, अपने लिए रोना पीटना करना नहीं आता, अपने लिए चीखना चिल्लाना नहीं आता। नीलम बौद्ध को कभी भी आपने रोते हुए नहीं देखा होगा, कभी भी आपने चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो बहुजन महापुरुषों के आदर्श पर चलने वाली महिला है। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं कि जहां बहुजन समाज के भीतर जो महिलाएं हैं बहुत कम तादाद में हैं, और जो महिलाएं अगर इक्का दुक्का दिखाई भी देती हैं, जो समाज के लिए काम कर रही हैं, समाज के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो उनकी समाज जो है अनदेखी अगर करेगा, अगर ये नेता लोग उनकी अनदेखी करेंगे तो उनको कहाँ से हौसला मिलेगा, कहाँ से मनोबल बढ़ेगा? नीलम बौद्ध की आवाज़ बहुजन मीडिया ने उठाई होती, अगर वे पत्रकार ना होती तो। उनकी गरीबी उनके आड़े आ गई, क्योंकि मजबूरी में उनको जो है अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आना पड़ा। उससे पहले वो बहुजन नेता के रूप में जानी जाती थी, और बहुत लंबे समय तक आप लोग जानते होंगे बसपा के लिए उन्होंने जो है बसपा लोकसभा प्रभारी के पद पर रहकर कार्य किया, और लगातार जो है तमाम मंचों से बहुजन समाज की आवाज़ उठाती रही हैं, एक नेता के रूप में जानी जाती हैं। एक बहुजन नेता, एक पत्रकार, एक सामाजिक कार्यकर्ता, अंधविश्वास पाखंडवाद पर प्रहार करने वाली एक महिला, ये सब उनके विशेषण हैं जिनसे उनको जाना जाता है। लेकिन जैसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा, तो जो बड़े बड़े चैनल जो अब तक उनका इंटरव्यू लिया करते थे, उनकी वीडियोज़ को उनके फेसबुक से चुराकर अपने चैनलों पर लगाकर रेवेन्यू कमाया करते थे, जिसमें कि बहुजन टीवी, दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, शंभू सिंह जी, ये लोग शामिल हैं।
इन लोगों ने बहुत बार इंटरव्यू लिए, बहुत वीडियो लगाए, बिना पूछे नीलम बौद्ध जी से, नीलम बौद्ध जी का जो फेसबुक प्रोफाइल है वहाँ से वीडियो उठाकर अपने चैनल पर लगाए, चलाए भी और रिवेन्यू भी कमाया। वो जब था जब नीलम बौद्ध डॉक्टर रतनलाल जी, लक्ष्मण जी इनकी तरह खाली एक नेता थी, यूट्यूबर नहीं थे। लेकिन एक समझ में ना आने वाली बात यह है कि यूट्यूब चैनल तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी तैयार किया, चला रहे हैं, डॉक्टर रतनलाल जी का भी चल रहा है, प्रोफेसर डॉक्टर रितु का भी चल रहा है। आज हर एक व्यक्ति का जो है चैनल चल रहा है और नीलम बौद्ध जी से कहीं ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। पाखंड और अंधविश्वास पर प्रहार करते हुए काम करती हैं। इसलिए नीलम बौद्ध का चैनल जो है, जो मोदी सरकार है, मनवादी सरकार है, उसकी नज़रों में रहता है और उस पर लगातार जो है आघात होता रहता है, प्रहार होता रहता है। अभी जब 22 दिन तक नीलम बौद्ध जेल में रहीं तो उनके यूट्यूब चैनलों पर किसने वीडियो अपलोड किया, कितना काम हुआ? कुछ भी नहीं, जीरो। और सभी जानते हैं कि एक बार अगर 5-6 दिन तक किसी यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो ना पड़े तो वो चैनल जो है डंप हो जाता है। बहुत मुश्किलों का सामना करके नीलम बौद्ध बहुजन समाज के लिए कार्य कर रही हैं। उस समाज के लिए कार्य कर रही हैं, उस समाज के लिए राजनीति करने का प्रयास किया जिसकी राजनीति में अब दम नहीं रह गया था। उन्हें कोई सांसद या कोई विधायक बनने की कोई आशा जो है इस समाज का काम करते हुए नहीं है। हाँ, अगर इस समाज से गद्दारी करके वो कांग्रेस से हाथ मिला लें, समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लें, भाजपा से हाथ मिला लें, आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लें, तो बेशक वो विधायक और एमपी बन सकती हैं। और अभी आप देखेंगे कि जो लोग आप दिखाई दे रहे हैं सामाजिक आंदोलन करते हुए, समाज के नाम पर आंदोलन करते हुए, वे लोग आपको भविष्य में ऐसा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी अपनी कोई व्यवस्था तैयार नहीं है जिससे कि वो अपनी बहुजन समाज की राजनीति करके बहुजन समाज के आधार पर सत्ता हासिल कर सकें। इनकी सत्ता की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। कोई ईवीएम के लिए खिलाफ लड़ रहा है, कोई दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल के खिलाफ लड़ रहा है। इन सब की लड़ाई सत्ता की नहीं है, सत्ता के अंश की है। और सत्ता के अंश से सत्ता नहीं आती है। सत्ता का अंश यानी कि विधायक और सांसद बनने की लड़ाई है। जैसे ही जहां से भी इनको ऑफर मिलेगा वहां से वो सांसद बनेंगे, वहां से वो विधायक बनेंगे। फिर आपकी कभी कभार आवाज़ उठाया करेंगे, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आवाज़ उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की सहानुभूति लेनी है, क्योंकि आप लोगों का वोट चाहिए उनको। और अखिलेश यादव जी उनको मना नहीं करते कि आप जो है हिंदू धर्म पर प्रहार मत कीजिए, बल्कि और कहते हैं कि आप हिंदू धर्म पर बोलिए, कटाक्ष करिए। एक नेता छोड़ रखा है समाज के बीच में कि जाओ इनके लिए ऐसे ऐसे बोलो ताकि ये लोग जो हैं गुमराह होकर आपके पीछे आ जाएं। और लक्ष्मण यादव जी की बात कौन नहीं जानता। मैं आलोचना सिर्फ आंखें दिखाने के लिए कर रहा हूँ, दृष्टि देने के लिए कर रहा हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं आलोचना जो है द्वेष से पीड़ित होकर कर रहा हूँ। मैं तो अब भी चाहता हूँ कि ये सारे लोग, यदि इनको नहीं पता है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, डॉक्टरेट की हुई है, इनका अपना अहम भी इनके पास है क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, किताबें लिखने वाले लोग हैं। ये अहम इनके पास है कि इनको कोई बुद्धि नहीं दे सकता, बल्कि ये दूसरों को बुद्धि दे सकते हैं। मैं अपने अहम को त्याग कर मैं इनसे आह्वान करता हूं कि आइए मेरे साथ, मैं बनाता हूं एक संघ और मात्र 2 या 3 साल का टाइम पीरियड रखते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। आइए करके दिखाते हैं कि सत्ता, पूर्ण सत्ता जो है कैसे प्राप्त की जाती है। लेकिन साथियों, इन लोगों का अहम इतना तगड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं पूर्व में कई इस प्रकार के प्रयास कर चुका हूं। मैंने इन लोगों से, सभी लोगों से बात की, लेकिन ये लोग जो हैं इकट्ठा होकर एक व्यवस्था का निर्माण करने में असफल हैं। जबकि हमारे महापुरुषों ने बिल्कुल मार्ग प्रशस्त कर रखा है, बता रखा है कि किस प्रकार सत्ता आएगी, लेकिन नहीं। ये सत्ता के अंश मात्र से खुश हो जाने वाले लोग हैं।
इन्हें भविष्य की चुनौतियों से कोई लेना नहीं है। भविष्य में कितनी गंभीर चुनौतियां इनके सामने खड़ी हुई हैं, किस प्रकार से आज मनुवादी लोग राम मंदिर में अब जो है खुलेआम प्राण प्रतिष्ठा करने की भी बात की जा रही है। इतना भी नहीं था कि चलो ये साइंस का ज़माना है, विज्ञान का युग है, तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोग तो कम से कम ये बातों को करने से बचें। पुरोहित पुजारी करते रहते अलग बात थी, लेकिन नहीं, खुलेआम बातें की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा की। इतना गंभीर मामला जो है बहुजन समाज के सामने आज पेश हो गया है और भविष्य बहुत अंधकार में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लोग अभी भी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने आप को चमकाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक जो आपने आंदोलन देखे, चाहे वो डॉक्टर रतनलाल जी का मामला हो ज्ञानवापी मस्जिद का, चाहे वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव का मामला हो उनकी नौकरी से उनको निकाले जाने का, चाहे वो प्रोफेसर रितु का मामला हो, ये सभी लोगों के जो मामले जिनमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठा रहे हैं, ये जो मामले हैं, कहीं पर इसमें किसी समाज के किसी व्यक्ति के लिए कोई आवाज़ है क्या? क्या समाज के किसी व्यक्ति पर अत्याचार हुआ हो, उसको लाकर सामने खड़ा किया हो, उसके लिए आंदोलन कर रहे हो? कभी नहीं होगा। चलिए खैर, ये तो बातें होती रहेंगी। अब एक मुद्दे की बात कि डॉक्टर रितु महमूद पारचा जी किस तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतनलाल जी किस तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 19 जुलाई 1954 को रंगून में, जो वहाँ पर बुद्धिस्ट शासन काउंसिल करके लिखा गया है, उसमें वो आयोजित की जा रही है, उसमें भाग लेते हुए अपने भाषण में भारत को बौद्धमय करने का ब्लूप्रिंट वहाँ लोगों को दे रहे हैं कि भारत को बौद्धमय कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाना चाहिए। डॉक्टर रितु महमूद पारचा जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतनलाल जी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अम्बेडकर के नाम पर आंदोलन करते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कहता हूँ कि अम्बेडकरवादी नहीं, अम्बेडकर समर्थक। अम्बेडकर समर्थक वो जो किसी बात पर या किन्हीं बातों पर अम्बेडकर का समर्थन करता है। अम्बेडकरवादी वो जो हर बात पर अम्बेडकर का समर्थन करता है। और अम्बेडकरवादी वो जो न केवल समर्थन करता है बल्कि अपने जीवन में उन बातों को अमल में लाने का पूरा प्रयास करता है। परिभाषा साफ है, स्पष्ट है। मैं कोई बहुत बड़ा गुणा भाग करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, नहीं बता रहा हूं। मैं जो कार्य कर रहा हूं वो भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहा हूं, ताकि भारत के लोग, उनका कल्याण हो सके, उससे लाभान्वित हो सके। अगर भारत बौद्धमय हो गया तो मुझे कोई गाड़ी घोड़ा महल नहीं मिलने वाले हैं, हवाई जहाज नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन जो ये लोग कार्य कर रहे हैं सामाजिक आंदोलन के नाम पर, जो सामाजिक आंदोलन करने वाले लोग हैं, अगर इनके सामाजिक आंदोलन सक्सेस होते हैं तो कोई सांसद बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, महल भी मिलेंगे, गाड़ियाँ भी मिलेंगी, बैंक बैलेंस भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुसरण करने का काम करने वाला व्यक्ति ही अपने आप को अम्बेडकरवादी कह सकता है। और बाबा साहब जब 1954 में रंगून में बुद्धिस्ट काउंसिल में भारत को बौद्धमय बनाने का एक ब्लूप्रिंट जो है पेश कर रहे हैं, तो उनकी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि भारत को बौद्धमय किया जाए। डॉक्टर रितु, जो कि अपने आप को सिंघनी कहती हैं, सिखनी कहती हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब धर्म परिवर्तन किया तो सिख धर्म को नहीं अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। तो क्या डॉक्टर रितु के कंधों पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो बाबा साहेब का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाएं, और न केवल अपनाएं, उसका अच्छा अध्ययन करें,
और सिखों में जाकर उसका प्रचार प्रसार करें, बताएं लोगों को कि बौद्ध धर्म में कितना महान गुण है, जिनको अपनाकर सिख लोग भी जो हैं भारत में एक एकता की मिसाल स्थापित कर सकते हैं। और सिखों को इसके लिए सिख धर्म छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल बुद्ध के धर्म को जानने की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से महमूद पारसा जी के कंधों पर क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बौद्ध धर्म को अपनाएं, बौद्ध धर्म का अध्ययन करें और जाकर मुसलमानों को समझाएं कि इस देश का मुसलमान मूलतः मुसलमान नहीं था, वह बौद्ध था। जब अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति तालिबान ने अभी तोड़ी और अफगानिस्तान, पाकिस्तान सभी मुस्लिम देश हैं, तो वहां पर जो भगवान बुद्ध की इतनी विशालकाय मूर्ति वहां पर तालिबान ने तोड़ी है, वो मूर्ति बनाई किसने? क्या मुसलमानों ने मूर्ति बनाई? क्योंकि मुसलमान तो बुत परस्ती के खिलाफ है, वो तो मूर्तियों का भंजक है, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला है। मूर्तियां बनाएगा कैसे? वो भगवान बुद्ध की मूर्ति। तो महमूद पारसा जी, आप अपने ही लोगों का इतिहास अगर उनको समझाएं, बताएं, तो जहां हिंदू लोग उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुइज्म में, और बहुत सारे मुसलमान तो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो भी रहे हैं। कोई शादी ब्याह को लेकर हो रहा है कि किसी हिंदू लड़की शादी करनी है तो कन्वर्जन करना है, या कोई जोर जबरदस्ती से हो रहा है, कन्वर्ट तो हो रहे हैं। बहुत से लोग ईसाई बन रहे हैं, बहुत से हिंदू ईसाई बन रहे हैं, बहुत से मुसलमान भी ईसाई बन रहे हैं। तो क्या यह आपके कंधों पर जिम्मेदारी नहीं है कि आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करें और अपने लोगों में जाकर इस बात का प्रचार करें कि इससे बेहतर व्यवस्था नहीं मिल सकती है? तो एक छोटा सा तर्क जो है इस बात पर भी, क्या बाबा साहेब का बुद्धिज्म में शामिल होना या बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना सही था या गलत था? अगर गलत था तो बिल्कुल भी आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मत कीजिए, उसकी बात भी मत कीजिए। और अगर सही था तो फिर वो दवा खानी ही पड़ेगी।